नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए बिहार एडुटेरिया का जो स्पेशल बुक आया है वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, उसका सेट नंबर 10 लेके। आज समय की कमी है तो मैं एक ही सेट कराऊंगा, सेट नंबर 10। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2016। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? पूछ रहा है हिमालय क्षेत्र की नदी इसमें कौन सी नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि घाघरा है, बागमती है, लेकिन सकरी जो है वो हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है। ठीक है, किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? तो ये आसान सा प्रश्न है। हरिद्वार में जो है गंगा नदी समतल पर आकर बहना शुरू करती है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो ये पाई जाती है गया में। ठीक है, गया में। चलिए पांचवा प्रश्न देखिए। बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित हैं? तो बिहार के जलवायु में आपको शीत ऋतु भी दिखेगा, ग्रीष्म ऋतु भी दिखेगा और वर्षा ऋतु भी दिखेगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि एक से अधिक। उसके बाद देखिए सतधरवा कुंड कहाँ स्थित है? तो सतधरवा कुंड जो है वो राजगीर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? थोड़ा सा देखिए यहाँ पे पेज कट गया है, तो वो मैं अगली वीडियो में ठीक कर लूँगा। थोड़ा सा मुझसे वो गलती हो गई। तो भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 1954 ईस्वी में। ठीक है, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये हमारा मुंगेर में स्थित है। आसान सा प्रश्न है। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो हमारे यहाँ जिला है वो है कैमूर। ठीक है ना। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन आपसे पूछ रहा है तो आप लोग जानते हैं कि गया में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, 11वां प्रश्न देखिए जनगणना से रिलेटेड। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार की जनसंख्या घनत्व क्रमशः है। तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 382 और बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1106। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात जो है हमारे यहाँ मुंगेर में है। ठीक, बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो हम लोग जानते हैं कि इसको रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। ठीक है, बिहार में विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार में विद्युत इंजन कारखाना जो है वो मधेपुरा में स्थित है। ठीक है, मधेपुरा। मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? मढ़ौरा स्थित जो डीजल रेल कारखाना है वहाँ निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 6000 हॉर्स पावर। ठीक है ना, 6000 हॉर्स पावर। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1959 में की गई थी। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए पूछ रहा है आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो जनजाति जब पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ 2 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए बिहार विधानसभा में आरक्षित है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है? तो ये तय की गई है किसके द्वारा बताइए तो? ठीक है, ये की गई है अनुच्छेद 173। तो इसमें तो आंसर है नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। लेकिन आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद कौन सा? 173। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। राज्यपाल के विधायी शक्तियों में शामिल है। तो राज्यपाल की विधायी शक्तियों में क्या क्या शामिल है बताइए ज़रा। तो राज्यपाल की विधायी शक्ति में अध्यादेश जारी करना भी है, सत्रावसान करना भी है, संयुक्त अधिवेशन को आहूत करना भी है। इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है, चलिए बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो पहली महिला मुख्यमंत्री जो बिहार की रही हैं वो राबड़ी देवी रही हैं। ठीक है, 22वां प्रश्न देखिए। राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? तो सचिवालय का जो मुख्य कार्य है नीति निर्धारण, विभागीय मंत्रियों की सहायता, विधान नियमावली गठन।
तो तीनों ऑप्शन हमारा ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 243 डी। ठीक है, 243 डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों में निम्न में से कौन, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? ठीक है, पूछ रहा कौन हटा सकता है, तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। किस वर्ष उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया? तो उर्दू को राजभाषा घोषित किया गया 1984 में। ठीक है, 1984। ठीक, बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया था? तो बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी, कहाँ से की गई थी? चंपारण से भी और सारण से भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। ठीक, 27वां प्रश्न देखिए, किस क्षेत्र से राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो राहुल सांकृत्यायन जो है वो अंबारी, जो सिवान में पड़ता है, वहाँ से सक्रिय थे। तो ये हो जाएगा अंबारी। बिहार के किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? तो ये पता होगा आपको कि बिहार के जो सारण के लोग थे, या पटना के थे, या बेतिया के थे, तीनों जगह के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने थे? तो बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के जो गवर्नर बने थे वो बने थे कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? ठीक है, 1937 के समय जब गठन हो रहा था, सरकार का गठन हो रहा था, तो उस समय राज्यपाल कौन थे? तो उस समय राज्यपाल थे MG हैलेट। ठीक है, चलिए, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? दूसरे पूछ रहा है, तो दूसरे थे अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो शहीद होने वाले छात्रों की संख्या थी 7। ठीक है, 7। 33 देखिए, किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा? आज़ाद दस्ता कब सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता हमारे यहाँ बिहार में सक्रिय था। निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? बिहार छात्र परिषद का गठन किया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है, गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गौरक्षणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में गौरक्षणी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी। ठीक है, बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? 1770 से 1800 के बीच में नोनिया विद्रोह। निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? तो हम लोगों को पता है कि जो चंद्रनगर है वो फ्रांसीसियों का व्यापारिक केंद्र था। किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? तो बर्नियर जब पटना आया था उस समय सूबेदार हमारे यहाँ कौन थे? दाऊद खां। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था? तो शेरशाह का उत्तराधिकारी जो था वो इस्लाम शाह बना था। आसान सा प्रश्न है। 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव बिहार में पड़ी थी? ठीक है, 8वीं शताब्दी के मध्य में मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद, ये आंसर आपको बताना है। तो इसमें 8वीं शताब्दी के आसपास के कौन थे लोग? पाल लोग थे, तो पाल वंशीय हो जाएगा। चलिए, बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था? किस शासक के समय? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय। ठीक, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? तो इसके शव को दफनाया गया है बिहार शरीफ में। निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो कनिष्क, पता है आपको, कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। चलिए, 44वां देखिए, कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो कर्नाट शासकों में जो हरि सिंह देव थे वो बहुत अच्छे समाज सुधारक थे। ठीक है, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो आर्थिक अनुदान दिया था किसने? देवपाल ने भी दिया था, धर्मपाल ने भी दिया था, हर्ष ने भी दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से
अधिक। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था कृष्ण गुप्त। ठीक है। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त। एकदम रटा हुआ क्वेश्चन है, कुमारगुप्त। ठीक। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले कौन थे? तो आपको पता है कि हर्यंक, सबसे पहले हर्यंक, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद नंद और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य। ये हो गया हमारा सही क्रम, हर्यंक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। ठीक है। उसके बाद देखिए, बिहार में मध्य पाषाण काल का अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? मध्य पाषाण पूछ रहा है तो मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और अंतिम प्रश्न है हमारा, अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है। तो दोस्तों आज एक ही सेट है, सेट नंबर 10। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे, और मैं तुरंत थोड़े ही समय में आपको फिर सेट नंबर 11, 12 का भी बना के आपको मैं दे देता हूँ। आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन करिए, याद करिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है। और प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, और अपने बाकी दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।